Good morning, student. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +1 कॉमर्स क्लास। हमारा जो लेसन चल रहा है वो लेसन 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चल रहा है, जिसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है। ये लास्ट टाइम असाइनमेंट में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित क्यों करते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है ताकि हम उनमें क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके, उसको समझ सके और वो डेटा हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सके, किसी में अंतर कर सके, ग्राफ हमारा बढ़ रहा है किसी संख्या का या कम हो रहा है। ये सब इंडिकेट कैसे होता है, जब हम डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। वो जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसमें क्लासिफिकेशन की प्रोसेस आती है, इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहा जाता है वो जो प्रोसेस होती है। मैंने क्लासिफिकेशन भी आपको बता दिया था। क्लासिफिकेशन मीन्स डेटा को एक ग्रुप दे देना और उस ग्रुप में सिमिलर डेटा को ही शो करना क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। जैसे एक्सपेंडिचर के आधार पर क्लासिफाई करना है फैमिली को, एजुकेशन के आधार पर, या फिर साइज ऑफ फैमिली या इनकम के आधार पर सबको अलग कैटेगरी देना, यही क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है, ताकि उनमें हम कंपैरिजन कर सके और वो डेटा हमें अच्छे से समझ में आ सके। अब आता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। क्लासिफिकेशन किया ही इसलिए जा रहा है ताकि डेटा को वो सिंपल रूप में प्रेजेंट करे और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो डेटा हमें दे, हम उसको समझ सके देखते ही। यही क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है, यही क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव है। क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि डेटा को हम अच्छे से समझ सके, कंपैरिजन कर सके, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, यूटिलिटी। क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, जो भी डेटा प्रेजेंट किए गए हैं उनमें यूटिलिटी आ जाती है। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। उपयोगिता मीन्स हमारे लिए वो उपयोगी हो सकते हैं, हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उन डेटा को ले सकते हैं, वो ये कहलाया जाता है यूटिलिटी। जैसे कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु हमें पसंद आती है, वो हम यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उस वस्तु में हमारी क्या है, यूटिलिटी। जैसे आपको आइसक्रीम पसंद है, अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो हम कहेंगे आप आइसक्रीम में आपकी यूटिलिटी है। ऐसे ही किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है तो हम ये कहेंगे उसमें चॉकलेट में उस व्यक्ति की यूटिलिटी नहीं है। तो यहाँ यूटिलिटी का अभिप्राय डेटा है। डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि हम समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी वो हमारे, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं तो उस डेटा में हमारी क्या आ जाती है, यूटिलिटी, यानी वो डेटा हमारे लिए उपयोगी बन जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का। इसके बाद आता है कंपेटेबिलिटी। क्लासिफिकेशन कर ही इसलिए रहे हैं ताकि कोई भी डेटा है हम उसमें इजीली क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। और इसके ऑब्जेक्टिव आता है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्लासिफिकेशन डेटा को क्या कर देता है, मोर इफेक्टिव, और क्या करता है, अट्रैक्टिव बना देता है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ पर प्रेजेंट किया जाता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ही कहलाए जाते हैं और यही हमारे डेटा को क्या करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन के। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक गुड क्लासिफिकेशन की क्या विशेषता है। comprehensiveness classification of raw data should be so comprehensive that each and every item of the data gets into some group or class। क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो डेटा व्यवस्थित नहीं है उसको व्यवस्थित कर सके, उनको एक ग्रुप दे सके, उनको क्लास दे सके और कोई भी डेटा नहीं छूटे हमारी नजरों से, सबको एक कैटेगरी मिल जाए, हम उनमें कंपैरिजन कर सके, उनमें यूटिलिटी बन जाए, इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता आ जाती है, कोई भी डेटा छूटता नहीं है, सबको अपनी एक कैटेगरी मिल जाती है। इसके बाद क्लैरिटी, जिसके ऑब्जेक्टिव में ही था, अट्रैक्टिव हो जाता है तो वो क्लियर भी हो जाता है। जब अट्रैक्टिव है, देखकर हम समझ पा रहे हैं तो अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक यही बन जाती है। क्लासिफिकेशन क्या कर देता है, जो हमारे रॉ डेटा है, कच्चे आंकड़े हैं, उसको इस प्रकार व्यवस्थित कर देता है कि
क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि वो डेटा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कंक्लूजन उनमें आ रहा है, और हमें कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता है। होमोजेनिटी, ऑल आइटम इन ग्रुप, जो भी ग्रुप में डेटा है सब होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी सिमिलर नेचर के होते हैं। यही विशेषता होती है क्लासिफिकेशन की, सिमिलर नेचर के डेटा को एक कैटेगरी दे दी जाती है। जैसे ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर उसका क्लासिफिकेशन की ओर जाए हम, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की ओर, उसमें जो भी डेटा होंगे ज्योग्राफिकल एरिया यानी क्षेत्रों के आधार पर ही गिवन होंगे, इसके अलावा उसमें और कोई डेटा गिवन नहीं होंगे। इससे हमें अध्ययन करने में भी सुविधा होती है, कंपैरिजन करने में भी सुविधा होती है। यही एक गुड क्लासिफिकेशन की करैक्टरिस्टिक मानी जाती है। इसके बाद आता है इलास्टिक। गुड क्लासिफिकेशन की क्या करैक्टरिस्टिक हो सकती है? क्लासिफिकेशन इलास्टिक यानी लोशील होना चाहिए। अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करना पड़े तो हम कर सके। जैसे कि हमें एक ज्योग्राफिकल एरिया बोला है मैंने, उसी क्लासिफिकेशन को उठाया, उस ग्रुप को उठाया, अगर उसे के किसी भी क्षेत्रों में हमें डेटा को चेंज करना हो तो हम इजिली कर सके। ज्योग्राफिकल एरिया की ओर जाना है हमें, तो हम सीधा क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल एरिया का उठाएंगे, उसमें चेंज इजिली कर सकते हैं। तो यही गुड क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है कि क्लासिफिकेशन इलास्टिक होना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस करने में भी हमें कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं हो। क्लास दे दी गई है, सभी ग्रुप में सभी डेटा को एक क्लास दे दी गई है, उसी डेटा को उठा लेंगे, उसकी क्लास को उठाएंगे और उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। हमें जो है ढूंढने की जरूरत नहीं होगी उस डेटा को, बस उसी क्लास को लेंगे, उस डेटा को लेंगे, हम चेंजेस कर सकते हैं। यही गुड क्लासिफिकेशन की करैक्टरिस्टिक मानी जाती है। अब आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर में बी डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है इंफॉर्मेशन को। जैसे कि देखिए डेटा को किस किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड क्वालिटेटिव, फोर्थ है क्वांटिटेटिव। आज हम केवल फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल यानी क्षेत्रों के आधार पर, नेम से ही इंडिकेट है, तो क्या आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं? सिंपल ही मीनिंग आएगा, डेटा को विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर क्लासिफाई करना ही ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पे मैंने असाइनमेंट में दिया है, इलस्ट्रेट किया गया है, डेटा गिवन है नंबर ऑफ फर्म के जो प्रोड्यूस कर रही है बाइसिकल हमारे इंडिया में, पंजाब, हरियाणा और यूपी का डेटा गिवन है। ये सब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। जैसे आजकल आप टीवी में देखते हैं कोरोना वायरस का भी डेटा गिवन होता है ज्योग्राफिकल के आधार पर। वहां पर न्यूज में दिखाया जाता है कि किस किस एरिया में कितना फैला है, कहाँ कितनी लोग ठीक हुए हैं, किस स्टेट में किस दर से बढ़ रहा है। ये सब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर वहाँ डेटा गिवन होते हैं, तो उन्हें समझने में आसानी होती है, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन डेटा क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब डेटा को क्लासिफाई किया जाता है टाइम के आधार पर तो उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे आपके असाइनमेंट में मैंने दिया है, सेल्स हो रही है फर्म की 2011 से 13, 11 में 80 लाख, 12 में 90 लाख, 13 में 95 लाख की। तो ये सब टाइम के आधार पर डेटा गिवन है, इसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कुछ ही समय में आपकी न्यूज पर भी दिखाया जाएगा कि जो कोरोना वायरस है उसके बढ़ने की दर लास्ट मंथ क्या कितनी थी और इस मंथ कितनी है, तो उसके आधार पर भी डेटा दिखाए जाते हैं और दिखाए भी आगे जाएंगे कि किस दर से ये बढ़ रहा है या कम हुआ है। 2 महीने पहले क्या था, जो कोरोना वायरस फैल रहा था तब कितने लोग संक्रमित थे और अब कितने संक्रमित है, वहाँ टाइम के आधार पर भी दिखाया जाएगा। वो और कुछ नहीं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। इसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं, यानी डेटा को व्यवस्थित कर रहे हैं क्लासिफाई करके, ताकि समझने में हमें डिफिकल्टी उत्पन्न नहीं हो और वो जो भी डेटा है उनमें यूटिलिटी उत्पन्न हो, हमारे लिए वो उपयोगी बन जाए। ओके बेटा, अब नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे लेकर। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.